तो बेसिकली हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि केमिकल्स होते क्या हैं? क्या आप बता सकते हो केमिकल्स क्या होते हैं? हेलो, हाँ सलोनी, आवाज आ रही है मेरी? केमिकल्स क्या होते हैं? क्वेश्चन है ये कि हम जो पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि केमिकल क्या, केमिकल रिएक्शंस अगर हम पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, तो केमिकल्स क्या होते हैं। और बेसिक सॉल्यूशंस को केमिकल नहीं बोलेंगे। और या फिर अगर मान लीजिए कि एक मैंने बाउल लिया है, उस बाउल में मैंने वाटर लिया है और वाटर में मैंने NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है ना? आपने कॉमन सॉल्ट के नाम सुने हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये लिया है, तो क्या वो सॉल्यूशन नहीं होगा? मतलब क्या वो केमिकल नहीं होगा? वो भी केमिकल होगा। तो फिर आपके हिसाब से तो ये डेफिनेशन जो आपने बताई है वो ठीक नहीं कर रही है। तो केमिकल होते क्या? एग्जैक्टली कोई भी सॉल्यूशन, ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन ही। मान लीजिए एक चौक है ना? चौक जिससे मैं लिख रहा हूँ, या फिर ये एक इंक है, या फिर एक पत्थर का टुकड़ा है, या फिर एक प्लास्टिक का कोई भी सरफेस है, क्या वो केमिकल्स में नहीं आएगा? वो भी तो किसी न किसी क्या बोलते हैं, किसी भी उससे बना हुआ है ना, मैटर से ही तो बना है ना? वो भी केमिकल्स ही होंगे बेसिकली, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल AgBr मैंने लिया, है ना? AgBr क्या होता है? हाँ, और Br सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, पाउडर की फॉर्म में। तो ये भी केमिकल ही होगा, है ना? तो फॉर एग्जांपल जब हम AgBr को धूप में रखते हैं, जब हम धूप में रखते हैं, तो Ag अलग हो जाता है, Br अलग हो जाता है, क्योंकि फोटो रिएक्शन, ठीक है? तो वो AgBr जो है वो भी तो सॉल्यूशन ही होगा, राइट? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली जो केमिकल्स जो होंगे, जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मटेरियल हैं, जिसकी भी चीजें बनी हुई होती है, वो सब केमिकल में ही आते हैं, है ना? अब मैं भी शायद अगर हम उनका एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं तो वो सॉल्यूशंस में भी हो सकते हैं, वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, और जितनी भी गैसेस हैं, जो इनर्ट गैसेस हैं, वो भी केमिकल्स में ही आती है। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस। अब पहली चीज तो केमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो चेंजेस से पता चलेगा हमें, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल दो चीजें लेता हूं मैं, एक ए चीज लेता हूं और एक बी चीज लेता हूं, कोई भी, ठीक है? इनको मैं रिएक्ट करवाता हूं, इस वजह से इसको मैं क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट। इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट, ठीक है? तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी बनेगा। समझ में आया? आपको दिख रहा है? ये इधर से नहीं दिख रहा होगा, है ना? तो इससे जो प्रोडक्ट, हाँ कोई बात नहीं, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? तो ये, इसको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट। इधर की साइड में, अगर मैं इधर की साइड में लिख देता हूं तो इसको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट, ठीक है? समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई भी एक ए केमिकल लिया है, एक बी केमिकल लिया है, जिससे एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि ए और बी डायरेक्टली और ए और बी निकल जाएंगे वापस से, है ना? कोई ना कोई तो रिएक्शन होगी तो चेंजेस आएंगे ना।
तो वो जो चेंजेस होंगे वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं दो चेंजेस? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एग्जैक्टली है ना। तो एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब बताइए फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? एग्जैक्टली है ना। तो उसी फॉर्म में वापस हमें फिजिकल चेंज में जो प्रोडक्ट होता है वो उसी फॉर्म में वापस हमें मिल जाता है, पर केमिकल चेंज में हमें उस फॉर्म में वापस मटेरियल नहीं मिल पाता है ना। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के एक दो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? स्ट्रेचिंग या रबर बैंड, वेरी गुड। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना। और मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। वाटर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं बता सकते हैं? वेरी गुड, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर, वेरी गुड। ये सारे के आप लिख रहे हो ना साथ के साथ? मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ और मेल्टिंग ऑफ वैक्स या मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये मेरे हिसाब से आप लिख भी लो साथ के साथ। तीन नहीं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो, है ना। जैसे आपने अभी रबर बैंड को खींचना बताया और फिर वो वापस इलास्टिसिटी से वापस स्ट्रेच होने के बाद में वापस उसी स्टेट में आ जाता है, उसको भी फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। और भी आप अपने माइंड से बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारी जो लाइफ के अराउंड में बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन वो सारे के सारे जो वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं, उन सारे चेंजेस को फिजिकल चेंज बोला जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंज में बताओ क्या हो सकता है? बर्निंग ऑफ पेपर, वेरी गुड, बर्निंग ऑफ पेपर। सेकंड क्या हो सकता है बताओ? वेरी नाइस। तो बेकिंग रोटी, या फिर मैं अगर बोलूं कि बर्निंग ऑफ वैक्स, कैंडल का बर्न होना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इस वजह से मैंने इस वाले एग्जाम्पल को आपको स्पेशली बताया है ना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है और बर्निंग ऑफ वैक्स है, बर्निंग ऑफ वैक्स, इन दोनों में से केमिकल चेंज कौन सा है और फिजिकल चेंज कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ये आपको समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से? ठीक है, आपके पास बुक है? हाँ, एनसीईआरटी है। तो अब आप इसमें कुछ देख सकते हो, कुछ मतलब एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर,
ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, या फिर आयरन तवा पैन इज लेफ्ट एक्सपोज ऑफ ह्यूमिड एटमोस्फियर, है ना, इसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब आयरन हम लेते हैं, तवा वगैरह देखते होंगे आप, अगर बारिश में 3-4 दिन या फिर बारिश का एनवायरमेंट जहाँ पे होता है वहां पे आप 8-10 दिन तवे को रख दीजिए, या फिर हमने तवा का तो चलो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है, हम हमारे गेट वगैरह होते हैं ना, जो डोर वगैरह होते हैं, जो कि मेटल्स के बने होते हैं जनरली, उनको अगर हम देखेंगे तो उनपे एक लेयर बनी हुई होती है रेड रेड कलर की, जिसको हम जंग या फिर रस्टिंग बोलते हैं, है ना। वो भी एक चेंज है, वो फिजिकल है या केमिकल है, वो आप मेरे को बताना। ठीक है, फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, आपने वाइन का नाम सुना है? वाइन जो बनती है वो फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स से बनती है। ठीक है, जब ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन, तो उससे वाइन मतलब अल्कोहल तैयार होती है, वो भी एक चेंज है। ठीक है, बट वो क्या चेंज है, वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है बताओ? केमिकल चेंज है, क्योंकि वो वापस उसी स्टेट में तो नहीं आएगा ना। नाउ फूड इज कुक्ड, अगर हम फूड कुक करते हैं तो वहां पे भी हमें दिखाई देता है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। नाउ फिर फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी में एक बार फूड चला जाता है तो क्या वापस हम निकाल सकते हैं क्या उसी फॉर्म में? नहीं निकाल सकते ना। तो जब वो डाइजेशन होता है तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है ना, वो भी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। फिर अगर हम रेस्पायर करते हैं, है ना, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे हम ह्यूमंस कौन सी वाली गैस लेते हैं हमारे अंदर, कौन सा केमिकल लेते हैं? एक तरह से ऑक्सीजन केमिकल ही है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम रिलीज करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? CO2। तो ऑक्सीजन का CO2 में कन्वर्ट होना, ये भी एक चेंज है, होगा या नहीं होगा? तो ये आपको, हाँ, ये केमिकल चेंज होगा, वापस थोड़ा ना होगा, है ना। हाँ, बट वो है कि वो रिसाइकल होके वापस से पौधों में जाएगी, फिर पौधों में, बट वो एक्चुअली वो चीजें अलग है, बट ये है केमिकल चेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी में देखे हैं, वो सारे के सारे में भी शायद, वैसे तो सारे के सारे जितने भी है वो सारे केमिकल चेंजेस है ना। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? केमिकल रिएक्शन किस चीज को बोलेंगे हम? आप मेरे को डेफिनेशन बना के बता सकते हो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? हाँ, डेफिनेशन नहीं बना सकते, चलो मैं बताऊं। जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? समझ में आया? हाँ, ये एक, ये आप लिख सकते हो, when we react one or more reactant, when we react one or more reactant and and formed a formed नहीं लिखा है, formed one or more product, this process is called chemical reaction।
ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक डायग्राम सा बनाया हुआ है ना, जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है ना, मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको घिसा जाता है और उसको टोंग से पकड़ के जब हम बर्न करते हैं तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है ना, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये एयर के कांटेक्ट में मैग्नीशियम क्या बना देता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर देता है। ये सब ये दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जब हम उसको बर्न करें। समझ में आया? जब हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, आप देख रहे होंगे आपके एनसीईआरटी में नीचे की साइड में एक दिया हुआ है डायग्राम, दिख रहा है? हाँ, तो ये एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है जिसको एक टोंग से पकड़ा हुआ है, डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है, जो कि बर्नर में लगा दिया है और उसको बर्न किया है ना। अब बर्न होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑब्वियसली किसी भी चीज को हम बर्न करेंगे तो वो किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। और MgO क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, जो मैग्नीशियम होता है वो एक मेटल होता है और ये रिएक्टिव मेटल होता है, याद है आपको? रिएक्टिव मेटल होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करता है, रिएक्ट करता है वाइग्रसली, है ना, बहुत ज्यादा हायर मतलब क्वांटिटी में, अब बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है और इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, लाइट प्रोड्यूस करता है कि मतलब हमारी आंख और हाथ भी चलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और फिर लास्ट में जाके हमें वो एश दिखता है बर्न होने के बाद में। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो एक एश दिखेगा, मतलब एक कटोरी में ना काला काला कलर का वो जमा हो जाता है, सॉलिड पाउडर टाइप में। हाँ, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। समझ में आया? तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये आप पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर सेकंड वाले पेज पे जाते हो एनसीईआरटी में तो यहाँ पे आप पढ़ो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, क्योंकि ये वाली चीज जो है ये पेपर में पूछी जाती है कि मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब हम ये वाला चीजें पढ़ते हैं तो ये चीज हमें जरूर पढ़नी चाहिए। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज we can say that any of the following observation have to determine whether a chemical reaction has taken place। तो क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? कैसे पता चलेगा? हाँ, तो कुछ चीजें होती है उसमें, ये लिख लिया है क्या आपने? ये मिटा दूं मैं? ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें चेंजेस मिलते हैं? तो पहला जो चेंज मिलता है वो तो मिलता है चेंज इन स्टेट। अब कैसे, ये क्या कहना चाहता है चेंज इन स्टेट का मतलब? एग्जैक्टली, ठीक है, तो बेसिकली स्टेट्स अलग अलग होती है किसी भी केमिकल्स की। 3 तरह की स्टेट होती है जनरली, ठीक है, या तो वो सॉलिड होगा, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस फॉर्म में होगा, है ना।
इन तीनों में से कोई भी स्टेट में वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो पहला चेंज तो ये हमें पता चल जाएगा, क्या हुआ, हाँ सॉलिड की सॉलिड ही रह जाएगी, है ना। बट वो पाउडर के फॉर्म में हो गया ना, पहले वो हार्ड सॉलिड था, ठीक है, एक वायर की फॉर्म में होगा या फिर रिबन की फॉर्म में होगा, बट वो जलने के बाद में क्या हुआ, चेंज हो गया ना उसके स्टेट में, पाउडर फॉर्म में हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बोलोगे कि एक मैं बोलता हूं लिक्विड फॉर्म और एक बोलूं एक्वस फॉर्म, तो एग्जैक्टली exactly, जब हम नमक डालते हैं ना पानी में, तो वो लिक्विड नहीं रहता, वो एक्वस फॉर्म हो जाता है फिर, ठीक है। या फिर कोई और भी चीजें हम डाल देते हैं, मान लीजिए कि और कोई लिक्विड डाल दिया मैंने लिक्विड के अंदर, है ना, तो वो मिक्सचर ऑफ बहुत सारे लिक्विड्स हो जाएंगे, तो वो तो पर स्टेट में तो चेंजेस आ गए ना, समझ में आया। तो ये पहली चीज तो होगी चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या चेंज नजर आ सकता है हमें, चेंज इन कलर। हाँ ये कॉपी में ही लिखना है, ये आपको दिखने का, चेंज सेकंड है चेंज इन कलर, ठीक, कलर में चेंजेस आ गए। अगर ये भी ना हो तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये एग्जांपल आपने देखा होगा, NaCl जब हम डालते हैं, है ना, तो NaOH बना लेता है और Cl इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, अगर हम उसमें रॉड अगर डाल दें तो वो बर्न होने के बाद में और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे, NaCl का जो घोल होता है ना H2O का, NaCl अगर हम लें, NaCl मैंने ले लिया, NaCl तो पता है ना क्या होता है, नमक, हाँ सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं H2O के साथ में और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देता हूँ, है ना, तो ये क्या बनाएगा, NaOH बना देगा और Cl जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, गैस से भी पता चल जाता है, जैसे हम यार, नहीं उसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो Mg और ऑक्सीजन था ना, O2, है ना, तो ये तो 2MgO बना देगा, तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट काम में आ गए ना, कहां से निकलेगी, कोई चीज निकल ही नहीं रही है भाई, एक तो मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों दिख रही है आपको, तो निकला तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसमें तो सेम का सेम ही रहेगा, इसमें तो चेंज इन स्टेट होगा, और क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ये किस फॉर्म में रिलीज करेगा, लाइट की फॉर्म में रिलीज करेगा, ठीक। फिर फोर्थ वाला अगर हम लेते हैं तो आएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आ गया। ओके, ये हो गई है हमारी केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस कैसा पता चलेगी, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली है। अभी तक क्या चीज समझ में नहीं आई, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, 100%। चलिए अब आ जाते हैं हम केमिकल इक्वेशंस पे,
समझ में आया? केमिकल इक्वेशंस क्या होती है बताओ, अपनी नॉलेज से, फिर मैं बताऊंगा ही फिर। आपके हिसाब से केमिकल इक्वेशन क्या होगी? और कुछ और थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो। चलो लिख लो। लिख रहे हो? लिख लो। द रिप्रेजेंटेशन of chemical reactions into mathematical and symbolic form। किसी भी रिएक्शन को हम अगर मैथमेटिकल और सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया? सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा मैं बताता हूं। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले उसी से ही लास्ट वाले एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि मान लो कि एक मैग्नीशियम है, ठीक है? इसको मैंने सिंबल में कैसे बना दिया? Mg। ठीक है? ऑक्सीजन है, उसको सिंबल क्या होता है? O2। ठीक है? और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? MgO। तो सोचो कि अगर हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखते इतना बड़ा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखते इतना बड़ा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते इतना बड़ा, तो क्या पेयर होता ही है? कितनी बड़ी हो जाती केमिकल रिएक्शन। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शंस है, उनको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम उनको सिंबल में मैथमेटिकल और सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, है ना? अब मान लो कि ये MgO बन गया, Mg प्लस O2 मिलके MgO मैंने बना दिया, ठीक है? बट क्या आप देख रहे हो कि इसमें कुछ ना कुछ कमी नहीं दिख रही है देखने पे कि यार यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बैलेंस ही नहीं है ना? इसको हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो किसकी मदद से करना पड़ेगा? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की मदद से करना पड़ेगा, है ना? तो जो रिएक्टेंट है इधर वाला जो क्या होता है, वो रिएक्टेंट होता है ना इधर वाला। आपको समझ आ रहा है ना? हाँ पक्का? हाँ, समझ नहीं आ रहा हो तो उसी टाइम पे पूछ लेना, इसी वजह से मैं इंटरैक्टिव बना रहा हूँ क्लास को। सिर्फ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ बार बार, इसी वजह से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और MgO बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब ये फेयर है क्या? इधर की साइड में जो मैग्नीशियम है वो तो एक क्वांटिटी है, इधर की साइड में ऑक्सीजन जो है वो क्या है? 2 क्वांटिटी है। अगर मैं इधर की साइड में RHS इज इक्वल टू LHS हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, है ना? तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? 1 है, और ऑक्सीजन क्या है? 1 है। 1 है ना यहाँ पे MgO, है ना? तो इधर तो 2 है, इधर 1 है, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पे 2 मैग्नीशियम ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस, हाँ हाँ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी अब इक्वेशन, है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लगा दिया ना, तो ये 2 हो गया, है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, हो गया, समझ में आया ना, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, ये 2 है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 2 mg है, 2 ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, तो इसी वजह से इसको 2 mg किया गया, और यही इसी कारण से हम मैथमेटिकल फॉर्म में, और अब सोचो कि अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा होता मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसमें मैंने कोई मतलब कितने मैंने एटम्स मैग्नीशियम के, या कितने कंपाउंड मैग्नीशियम के लिए हैं, कितने ऑक्सीजन के लिए हैं, मुझे पता ही नहीं होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा उसमें, बताओ, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना पड़ेगा, ताकि हम जस्टिफाई कर सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन को, कि हाँ इसमें इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिए गए और इसमें इतने मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के लिए गए, है ना, तो वो इक्वल दिखाई देता है, तो इसी वजह से ये बनाया गया है, तो इसी वजह से केमिकल इक्वेशन हम बोलते हैं। अब दोबारा से वापस से एक बार रीड कर लो जो मैंने अभी आपको बताई केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। एग्जैक्टली है ना, तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हमने लिखाया था ये चीज, समझ में आया, एग्जैक्टली ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वैसे तो मैंने सारा चीजें बता दी है आपको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई बैलेंस क्यों किया जाता है बताओ, बैलेंस क्यों किया जाता है, एग्जैक्टली है ना, कि जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स और जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बराबर बराबर आए, इस वजह से हम इसको बैलेंस करते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल आपके इसमें से ही उठा लिया, कि आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म कर रहा है ZnSO4 प्लस H2, समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, तो ये Zn प्लस H2SO4 जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ ना, आपसे पूछता हूँ मैं जरूर कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आप मतलब जो चीजें नहीं आती है उसको हम करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल जिंक है और H2SO4 है, आप मेरे को बस इतना सा बता दो कि यहाँ पर मैथमेटिकली क्या ये इक्वल है क्या,
हाँ, पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप निकाल लो ऐसे, ये LHS ले लेता हूं मैं, LHS, और ये RHS ले लेता हूं। जिंक कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? 1 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं। सल्फर कितने हैं? सल्फर 1 है ना, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, जिंक 1 है, ठीक है। सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन क्या है? 4 है, और हाइड्रोजन क्या है? 2 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, समझ में आया? ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसी तरीके से ही लिखी जाती है। अब बाकी मैं आपको लिखवा देता हूं कि आपको कल मेरे को बैलेंस करके बतानी है बाकी केमिकल इक्वेशन। लिखो, यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिख लेना। हाँ, वो एक्चुअली सूरज का थोड़ा सा रोशनी में दिक्कत आ रही है, इस वजह से। अभी दिख रहा है? तो लिखो Fe प्लस H2O, हाँ, Fe प्लस H2O, Fe3O4, 3O4 प्लस H2, carbon plus oxygen will produce CO2, NaCl plus H2O will produce NaOH plus Cl, NaCl, NaCl, sodium chloride plus H2O, NaOH plus Cl, ठीक। ये तीनों इक्वेशंस आपको बैलेंस करके बतानी होंगी। अभी दिख रही है लाइटिंग अच्छी? ठीक, ये आपका एक बड़ा टॉपिक खत्म हो गया है, केमिकल इक्वेशंस और केमिकल, क्या पढ़ाया था हमने? केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसमें कोई चीज है जो समझ में नहीं आई हो? पक्का? चलिए, अब क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चंस हैं पीछे, पेज नंबर 6, ठीक है। लिखो क्वेश्चंस।
मतलब मेरे को बताना है अगर आपको समझ में आया हो तो। हाँ, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? क्यों? हाँ, नहीं पता चला भाई। जो मैग्नीशियम है वो क्या है? वो मेटल है, और वो मैग्नीशियम बेसिकली किसमें डिप करके रखी जाती है इनिशियली, ठीक है ना, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर जाए इजीली। वो मे भी शायद केरोसिन ऑयल में रखी जाती होगी, ठीक है। तो ये इस वजह से रखा जाता है ताकि इजीली, मतलब कांटेक्ट में नहीं आ जाए ऑक्सीजन के साथ में, है ना। तो इस वजह से उसके ऊपर अगर हम ऑक्सीजन की उसमें भी लाते हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा क्या जमा हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम, क्या उसको रगड़ते हैं, मतलब हाँ, क्लीन करते हैं पहले, है ना, ताकि वो इजीली बर्न हो जाए, ठीक है। समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। नहीं, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है बस। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन O2 कहां से आएगा? H2 ही आएगा ना, ठीक है। प्लस क्लोरीन Cl2 क्या बनाएगा? HCl बनाएगा ना। बैलेंस कर लेना इसको, अभी भी कर सकते हो, करके बताओ चलो। H2 प्लस Cl2, अभी भी नहीं दिख रहा। अच्छा, ये एक्चुअली पैन थोड़ा सा वीक हो गया है। H2 प्लस Cl2 will make HCl। हम्म, क्लोरीन। हम्म, 2 है तो क्या बनाएगा? HCl। 2 है ना, हाइड्रोजन H2। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? पीछे से कुछ और आवाज आ रही थी, फोन आ रहा था क्या इसका? अच्छा, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 विल मेक HCl। H1 कैसे हुआ? H2 हुआ ना। हाइड्रो, हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हो। आगे 2 लगेगा। हो गया, सही है, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर बेरियम क्लोराइड का लिखना है, और एल्यूमिनियम। हाँ, बेरियम BaCl2। हाँ, और एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO2। हाँ, बेरियम सल्फेट बनाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा।
कर लोगे? ठीक। और नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, Na plus H2O will make sodium hydroxide NaOH plus हाइड्रोजन। कर लोगे ये? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि क्या कौन सा स्टेट आएगा। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, हम बेरियम क्लोराइड लेंगे और सोडियम सल्फेट लेंगे इन वाटर, और वाटर में घोलेंगे, रिएक्ट करवाएंगे मतलब, टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो उससे कौन सी स्टेट हमें मिलेगी? ठीक है, पहला तो, और ये कहां पे मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा, इसमें नहीं दे रखे हैं। चलिए आप अपने लेवल पे इसमें एक बार पता करके बताना, फिर नहीं तो मैं कल समझाता हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें इक्वेशन नहीं बतानी है आपको, समझ रहे हो? ठीक है, सिंबल्स बताने हैं, नहीं बतानी तो है वैसे। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाँ। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और प्रोड्यूस क्या करता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। मैंने आपको ये वैसे बताया हुआ है, ऊपर लिखा था ना, मैं याद हो तो। हेलो, हाँ, तो आपको उसमें से देख के बताना है मेरे को, ये कल हो जाएगा ना? तो ये आपका, हाँ, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ये पूरा का पूरा अभी तक का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन वाला। पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो उसमें। एक बार आपको इसको पूरा थोरोली पढ़ना है, जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे तरीके से एक एक लाइन को एक बार पढ़ना, समझना, और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछना। ठीक है, आपको जब आप पढ़ोगे ना खुद, आप मेरी बात को सुन रहे हो? जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। ठीक है, छोटे मोटे कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्या आज के लिए इतना रखें या फिर केमिकल रिएक्शंस भी पढ़नी है? ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है? सबसे पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं डिटेल में इनको समझाता हूँ, पहले ये टाइप्स लिख लो। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? सेकंड जो होगा वो होगा डीकंपोजिशन। नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या होता है। ये मैं अभी आपको टाइप्स बता रहा हूँ, मतलब लिखवा रहा हूँ, फिर एक एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन लिख लिया। फिर उसके बाद में थर्ड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
displacement reaction, or fourth and the last is double displacement reaction. समझ में आया? पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ऊपर की दोनों पढ़ लेते हैं आज अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ जाओ सबसे पहले वाली पे, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं पढ़ने वाले। ठीक है, अब 20 बच्चों में से आपके 3 दोस्त हैं, या 3 या 4 चुनिंदा दोस्त होते हैं ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब उनमें से भी 1 या 2 ऐसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए कि ए और बी दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मिलके एक नया ग्रुप बनाया जिसको सी, जिससे सी प्रोडक्ट निकला, मतलब ये एक ग्रुप बन गया, फॉर्म हो गया एक बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? मतलब जहां पे ए और बी कंबाइंड होके सी बनाएंगे, उसमें उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब ए और बी क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है ना। अब हाँ, ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन नाम का लड़का है और ये ऑक्सीजन नाम का लड़का है। ठीक है, ये दोनों एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम CO2 के नाम से जानेंगे। दिख रहा है क्या आपको? है ना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल मेक CO2, है ना। तो यहाँ पे ए ये है, यहाँ पे बी है और ये सी है, क्योंकि प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? है ना, ये कार्बन जो था वो किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसका नेचर अलग है, इसका स्टेट अलग है ना। फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? गैस फॉर्म में है, इसका स्टेट अलग है ना। और सोचो कि ये जो जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं ना, तो हाँ, एक नया प्रोडक्ट बनता है और इसकी स्टेट क्या होती है? गैस। ठीक है, नहीं नहीं, हर बार थोड़े ना, ये तो इनकी खासियत है ये। और बाकी दो, अगर मान लो कि आपके आपके स्कूल में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, अब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो सबकी अलग अलग नेचर होती है। जरूरी थोड़ी कि आपका जो ग्रुप होगा वैसा ही दूसरे का भी ग्रुप होगा, उनके ग्रुप के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, कोई थर्ड ग्रुप जो होगा उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसमें जो 2 लोग हैं या 3 लोग हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। समझ में आया? मैं बताता हूं आपको कि एक इक्वेशन दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस SO4 विल मेक ZnSO4। ठीक है, अब ये जिंक क्या है? ए प्रोडक्ट है। SO4 क्या है? बी प्रोडक्ट है। क्या बना रहा है? सी प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एग्जैक्टली वो यही पूछेगा। समझ में आया? वो यही पूछेगा कि
कोई भी रिएक्शन दे देगा एक्स वाई जेड। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो सकती है, उसमें आपको पहचानना है कि क्या कैरेक्टर्स है रिएक्शन के, ठीक है। और वो पहचानने के बाद में आपको समझना है कि यार ये कैरेक्टर्स, ये वाला कैरेक्टर है इसमें इसमें ये वाला कैरेक्टर। नहीं 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 होते। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना आगे, वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नहीं होते, कैसे दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। फिलहाल आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आए या नहीं? अभी बाकी की रिएक्शंस भी तो देखो एक बार। उनके कैरेक्टर्स जब देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि उनके कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं। समझ में आया? चलो अब सेकंड वाली पे चलते हैं। सेकंड वाली क्या बोल रही है? सेकंड वाली होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब स्कूलों में लड़ाई भी होती है। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अलग है ना। वो आपको मैं बताऊंगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का टाइप नहीं होता, वो टेम्परेचर और एनर्जी के बेसिस पे होती है। हाँ, डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है वो ये बोल रही है कि जैसे मान लो कि आपकी क्लास में दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, उनमें आपस में बनी, ठीक है, दोनों अलग हो गए। जैसे मान लो सलोनी है और आपके कोई दोस्त है, दोस्त का कोई कोई भी नाम हो सकता है एक्स वाई जेड। जैसे सलोनी के साथ में प्रिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है। अब प्रिया में और सलोनी में खटपट हो गई, उनको समझ में नहीं आया, तो वो एक तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाऊँ, ये जाती हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक है प्रोडक्ट जो है ए बी रिएक्टेंट है, ए बी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ए बी रिएक्टेंट है, उसको मैंने हीट करवाया, हीट हीट करवाने के बाद मतलब एनर्जी दी। भाई एक बात बताओ, आपकी क्लास में जो बच्चे होते हैं, उनकी अगर मान लो कि किसी कोई ग्रुप है, उनमें लड़ाई हो जाती है, तो क्यों होती है भाई? कोई ना कोई एनर्जी रहता है तभी तो होती है। बाहर से एनर्जी मिलेगी तभी तो होगी। तो इसको एनर्जी मिली, हीट एनर्जी। तो इसने क्या क्या बना दिया, एक ए बना दिया और एक बी बना दिया, दो अलग अलग प्रोडक्ट बना दिया तोड़ के, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ZnSO4 किया था ना, उसकी जगह मैं ले लेता हूं FeSO4, फेरस सल्फेट। इसको मैंने क्या किया, हीट करवा दिया। क्या करवा दिया? हाँ, तो क्या होगा, Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों, तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। किसी ने बीच में आया, हीट दी और तीनों अलग अलग हो गए। Fe2O3 अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, SO3 अलग हो गया। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये ऐसी रिएक्शन जो कहलाती है वो कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया है? एक और दे रखा है इसमें, वो भी ले लो। एक और अगर मैं लेता हूं तो CaCO3, ये क्या होता है, लाइमस्टोन भी बोलते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। सी ए, हाँ हाँ, सॉलिड फॉर्म में लाइमस्टोन।
हम आपने आपके घर पे पुट्टी वगैरह हुई होगी ना कभी, तो आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, वो इसी से ही बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको मैं अगर हाँ हाँ चौक भी बोल सकते हैं। तो ये लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन या चूने, चूना या चूने के पत्थर, ठीक है। इसको मैं हीट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, इसको हीट बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एक, तो जिसको हम क्या बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। क्विक लाइम भी प्रोडक्ट होता है, हाँ सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। कैल्शियम का ही एक प्रोडक्ट होता है। और क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये गैस फॉर्म में निकलेगा। समझ में आया। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करवाने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा गैस के फॉर्म में। अब यहां पे देखने से पता चल रहा है ना कि भाई इनमें तो लड़ाई हुई है, तो ये अलग अलग हो गए, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी। हेलो, हाँ अब आपको समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो लड़ाई होगी तो हीट होगी तो अलग अलग हो गए, उसमें क्या था, कंबाइंड हो रहे थे। जरूरी नहीं है हीट हो, वो लाइट भी हो सकती है। एनर्जी जरूरी है, एनर्जी बिना डाले कोई भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। या तो हीट होनी चाहिए, या लाइट होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, या फिर कोई और अलग एक्सटर्नल पावर होनी चाहिए। जब तक कोई एक्सटर्नल पावर नहीं होगी तब तक कोई चीज अलग नहीं है। समझ में आया। तो आज के लिए ये दो रिएक्शंस रखते हैं। मेरा एक्चुअली फोन डिस्चार्ज हो गया पूरा आज 15 मिनट बचे हैं वैसे तो, बट कोई ना, है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो एक बार पढ़ना इनको, और पढ़ने के बाद में, हाँ एक और होमवर्क है आपका, मुझे ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इनके दो दो या तीन तीन एग्जांपल और चाहिए, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे बुक में, ठीक है। और कोई डाउट डाउट हो तो पूछो, पक्का। ठीक है, तो फिर कल मेरे को आप रिवीजन 15 मिनट हम रिवीजन क्लास रखेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारी क्लास होगी तो दो चीजें होगी लेक्चर के साथ में। पहला जो होगा डाउट सेशन, जो स्टार्टिंग के 10 मिनट या 5 मिनट का होगा। डाउट सेशन में आपको पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैं भी सुनूंगा थोड़ा बहुत, और आपको भी जो डाउट है वो पूछना है। समझ में आया। आपके जो डाउट्स हैं वो आपको पूछने हैं, और मेरा जो रिवीजन के लिए कि आपने मैंने जो पढ़ा है वो घर पे पढ़ा है या नहीं, उसके लिए मैं एक बार पूछूंगा आपसे रिवीजन, ठीक है। और फिर हम क्लास लेंगे, ठीक है। समझ आया। चलिए, चलो हैव अ गुड डे। आज के लिए खत्म करते हैं, 5 बजे कल वापस से सेम टाइम क्लास है। ओके, थैंक यू सो मच।